बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, पिछले चंद हफ्ते मईशत के हवाले से बहुत बड़ी बड़ी खबरें लेकर आए। पहले तो एक्सचेंज रेट की बड़ा मौजूद बहस रहा। रुपए की कदर दिन ब दिन कम होती जा रही थी। मैंने एक वीडियो में आपको ये बताने की कोशिश की कि करेंसी एक्सचेंज रेट कैसे तय किया जाता है, हुकूमत इसमें मदाखलत कर सकती है या नहीं कर सकती, कर सकती है तो कैसे कर सकती है, उसके फ़ायदे क्या हैं, नुकसानात क्या हैं, और मेरे ख्याल में एक्सचेंज रेट कहाँ तक जा सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास होता है और इस इजलास में कुछ अहम फैसले किए जाते हैं। इन अहम फैसलों का मुहर्रिक बुनियादी तौर पर बढ़ता हुआ तिजारती खसारा और मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई थी। इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि हुकूमत ने भी कुछ अहम ऐलानात किए हैं। आज की इस वीडियो में हम इन तमाम के ऊपर बात करेंगे। तो बात का आगाज़ करते हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से। सबसे पहले फ़ैसला तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ये किया कि जब महसूस ये किया गया कि हमारी मईशत ओवर हीटिंग का शिकार हो रही है, यानी मईशत की जो शरह नमू है वो अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा होती जा रही है, साथ ये भी देखा गया महंगाई में इजाफा होता जा रहा है, तो इकनॉमिक एक्टिविटी को थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए स्टेट बैंक ने इंटरेस्ट रेट यानी पॉलिसी रेट को 7% से बढ़ाकर 7.25% किया। हमारा इंटरेस्ट रेट पहले बहुत बुलंद था, लेकिन जब कोरोना आया तो मईशत को संभालने के लिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान दोनों ने ईजी पॉलिसीज़ अपनाई, यानी ईजी मॉनेटरी पॉलिसी एंड ईजी फिस्कल पॉलिसी। इंटरेस्ट रेट को कम करके रियल टर्म में नेगेटिव तक पहुंचा दिया गया। साथ गवर्नमेंट ने भी बहुत सारी कंसेशंस दी, टैक्स के अंदर भी कंसेशंस दी और बहुत सारी सहूलियात दी ताकि मईशत का पहिया चलता रहे। इसकी वजह से क्या हुआ कि पिछले साल हमारी बहुत अच्छी रिकवरी हुई, लेकिन अब कुछ बैनुल-अक़वामी हालात, कुछ खित्ते के हालात की वजह से हमारी इकॉनमी के अंदर महंगाई बढ़ती जा रही है। हमारा जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का फ़र्क था वो ज़्यादा होता जा रहा है। कुछ ऐसे साइन नज़र आ रहे हैं जिससे लगता है कि इकॉनमी ओवर हीट हो रही है। तो स्टेट बैंक ने इन सारी चीज़ों को देखते हुए न सिर्फ पॉलिसी रेट को रिवाइज़ किया और इसे 7% से 7.25% कर दिया, बल्कि कुछ रियायतें जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान पहले दे रहा था उनके ऊपर भी कुछ कदगन लगाई गई। मिसाल के तौर पर सबसे पहले तो ऑटो फाइनेंसिंग के अंदर जो लोन की मुद्दत थी उसको 7 साल से कम करके 5 साल कर दिया गया। इसके साथ डाउन पेमेंट, यानी अगर आप गाड़ी लेते हैं तो डाउन पेमेंट आप कितनी करेंगे, वो शरह पहले 15% थी, अब उसको बढ़ा के कम से कम 30% तक कर दिया गया। साथ साथ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ऑटो फाइनेंसिंग के ऊपर कैप लगा दी कि 30 लाख से ज़्यादा की ऑटो फाइनेंसिंग नहीं होगी। इसकी बुनियादी वजह यह बनी कि गुज़िश्ता चंद माह में पाकिस्तान में गाड़ियों की इंपोर्ट में बेतहाशा इजाफा हुआ, जिसकी वजह से हमारा तिजारती खसारा बढ़ गया और रुपए के ऊपर प्रेशर आया। ताहम ये तमाम पाबंदियाँ मकामी तौर पर तैयार होने वाली या असेंबल होने वाली गाड़ियाँ जिनका इंजन 1000 सीसी से कम पावर का होगा उनके ऊपर लागू नहीं होंगी। इसी तरह रोशन अपनी कार स्कीम के तहत जो गाड़ी खरीदी जाएंगी उनके ऊपर भी ये पाबंदियाँ लागू नहीं होंगी। आपको ये बात बता दूं कि पाकिस्तान के टोटल कार मार्केट में तकरीबन 15% शेयर है इंपोर्टेड गाड़ियों का। तो स्टेट बैंक के इन इक़दाम से पाकिस्तान की जो कार मार्केट है वो बराह रास्त असरअंदाज होगी। इसके साथ साथ हुकूमत पाकिस्तान की वजारत ख़जाना ने भी कुछ मेजर्स लिए हैं। मिसाल के तौर पर गाड़ियों के ऊपर जो ड्यूटीज़ थी वो बढ़ा दी गई हैं। लिहाजा स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी और हुकूमत की फ़िस्कल पॉलिसी दोनों जो बहुत एक्सपेंशनरी चल रही थी अब थोड़ा थोड़ा कॉन्टेंशनरी की तरफ जा रही हैं। लेकिन इसके साथ साथ हुकूमत पाकिस्तान ने स्टील स्क्रैप और स्टील के रॉ मटेरियल के ऊपर ड्यूटीज़ कम कर दी हैं ताकि पाकिस्तान में तामीराती सनत जो बढ़ रही है इसको मज़ीद सपोर्ट मिल सके। इसके साथ जो अच्छी खबर है वो ये है कि पाकिस्तान में इस दफ़ा कपास की जो पैदावार है वो रिकॉर्ड है। अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि पिछले साल से तकरीबन 4 मिलियन
यानी 40 लाख बेल्स पिछले साल से ज़ायद पैदा होंगे। इसके साथ साथ तखमीना ये है कि गन्ने की पैदावार तकरीबन 25% ज़्यादा होगी और जो चावल की पैदावार है वो तकरीबन 20% ज़्यादा होगी। इम्कान ये है कि अच्छी पैदावार के नतीजे में जो फूड इन्फ्लेशन है उसको किसी हद तक ब्रेक लगेगी। इसके साथ साथ फाइनेंस मिनिस्ट्री ने यह भी फैसला किया है कि घी और खाने के तेल के ऊपर ड्यूटीज़ में कमी की जाएगी ताकि कुकिंग ऑयल और घी की कीमतों में 40 से 50 रुपये फ़ी लीटर की कमी लाई जा सके। बिल्कुल इसी तरह चीनी के ऊपर भी ड्यूटीज़ में टैक्सेस में कमी लाई जाएगी, सब्सिडीज़ दी जाएंगी ताकि चीनी की कीमत भी कम हो। साथ ऐलान किया गया है कि फ्लोर मिल को जो गंदम है वो 1950 रुपये फ़ी मन के हिसाब से दी जाएगी ताकि आटे की कीमत 55 रुपये फ़ी किलो तक लाई जा सके। इन तमाम इक़दामात के साथ साथ फाइनेंस मिनिस्टर ने यह भी ऐलान किया है कि एहसास प्रोग्राम में रजिस्टर्ड ख़ानदानों को फूड इन्फ्लेशन से बचाने के लिए बराह रास्त सब्सिडी भी दी जाएगी। तो इस दफ़ा हम ये देख रहे हैं कि जैसे ही तिजारती खसारा थोड़ा सा कंट्रोल से बाहर हो रहा है तो हुकूमत बजाय इंतज़ार करने और इलेक्शन तक का वक्त इसी तरह गुजारने के अमली इक़दामात करती नज़र आ रही है। लेकिन अहम सवाल ये है कि क्या ये अमली इक़दामात नतीजा खेज़ साबित होंगे? इसका जवाब ये है कि कलील मुद्दत में तो ये नतीजा खेज़ साबित हो सकते हैं, लेकिन अगर हमें लॉन्ग टर्म हायर ग्रोथ की तरफ जाना है, हमने 5 से 6, 7, 8, 9, 10% ग्रोथ की तरफ जाना है, तो फिर हमें इन छोटे छोटे इक़दामात के बजाय मईशत के स्ट्रक्चरल इश्यूज़ को हल करना होगा, यानी मईशत में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करनी होंगी। वो रिफॉर्म्स क्या हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे आइंदा की वीडियोस में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।